बट रिवीजन में भी जो फाइनल रिवीजन होता है आपका, फाइनल फेज ऑफ रिवीजन समझते हैं आप लोग। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई आपने कॉपी अपनी जितनी भी हैं, मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे, हम लोग ने आपको ये भी बताया कि जब आप फाइनल फेज ऑफ रिवीजन में करेंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट का जो आपका एक या मतलब कह सकते हैं कि 2 दिन पहले वाला जो जो रिवीजन होता है उसके लिए आप एक उसी में शॉर्ट बना दें, हाइलाइटर कर दें, या अगर आपको लगता है कि उस कॉपी की ज़रूरत है तो ठीक है। तो यानी कि फाइनल फेज ऑफ रिवीजन में मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी जो कॉपीज़ है ना उनको ख़त्म करते जाएं सिस्टमेटिकली आप अपनी कॉपीज़ को ख़त्म करते हुए चलें, ठीक है। सिस्टमेटिक क्लोजर ऑफ ऑल नोट्स, ठीक है। तो जितना भी आपके नोट्स हैं उनको आप सिस्टमेटिक वे में ख़त्म करते हुए चलें, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जैसे जब आप सिस्टमेटिक क्लोजर ऑफ ऑल नोट्स करेंगे तो उसी में फिर दूसरी चीज़ आएगी आपकी, वो क्या आएगी भाई, उसमें दूसरी चीज़ आएगी कि आप ये देखेंगे कि ठीक है आपने जितना पढ़ रखा है उसमें कहीं ना कहीं आपका जो हम कह सकते हैं कि जो आपके की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो की नोट्स हैं या हाईलाइटेड पोर्शन है, ठीक है, की नोट्स हैं, हाईलाइटेड पोर्शन है, उनको आप देख लेंगे, ठीक है, हाईलाइटेड पोर्शन को आप देख लेंगे, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपका जो रिवीजन है वो बेसिकली 2 बड़े पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इंग्लिश में। एक तो आपके, इसको मैं लिख सकता हूँ नोट्स, ठीक है, ये आपका हो गया नोट्स, और एक जो आपका हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि एमसीक्यूज। तो नोट्स और एमसीक्यूज करके 2 बड़े ग्रुप हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो नोट्स के अंदर मैंने बताया कि सिस्टमेटिक क्लोजर ऑफ नोट्स ए पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या है, आपके की नोट्स, हाईलाइटेड पोर्शन जो आपने लिखे हैं, ठीक है, इसमें आपके क्या आ जाएंगे, कोड्स आ जाएंगे। जितने भी कोड्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डीओबीज, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है ऑथर्स की, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, जो आपका है ना, रिवीजन ऑफ सिलेबस, जो आपने सिलेबस का रिवीजन किया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप वहाँ पर तुक्का भी मारेंगे तो आपको सिलेबस में कितने ऑथर्स हैं कितने नहीं हैं वो बिल्कुल याद होने चाहिए। तो रिवीजन ऑफ सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिकली लिटरेचर में हो गया। अगर हम बात करें तो ये जितने भी आपके ये हैं, ये लिटरेचर के नोट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ठीक है। अब ग्रामर के नोट्स में आपको क्या करना है, तो अगर हम इसमें आगे बढ़े, ठीक है, तो ग्रामर के नोट्स में आपने भाई ग्रामर के जो आपके क्लास नोट्स हैं, तो ग्रामर के नोट्स में आपने बस मेनली क्या देखना है, रूल्स को देखना है। ग्रामर के नोट्स में आपने टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, जो टॉपिक बाय टॉपिक जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, उनके जो की रूल्स हैं, उनके अंदर जो की रूल्स हैं उनको आपने क्या करना है भाई, देख लेना है, ठीक है। की रूल्स को आपने देख लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो की रूल्स को अगर आप देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपके कौन से रूल्स हैं जो वीक हैं, या कौन से रूल्स हैं जो आपको। फिर ग्रामर में भी अगर आप इसको दूसरे पार्ट में डिवाइड कर लें, वोकैबलरी को लेकर बहुत बच्चे परेशान रहे, तो मैंने आपको बार बार बताया कि वोकैबलरी रिवीजन में आपने क्या करना है, वोकैबलरी रिवीजन में PYQs को ही करना है मेनली, या फिर जो PYQs में भी आप 2 तरीके के PYQs हैं, एक तो हमारे जो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स वाले हैं, ठीक है, एक ब्लैक बुक वाले हैं, BB ब्लैक बुक लिख दिया मैंने, और एक क्या है हमारे केजे के जो हमारे जिसे हम कह सकते हैं कि MTs हैं, मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, FLTs हैं, ठीक है। और क्या है, केजे में 3 तरीके के MCQs थे, मॉक टेस्ट थे, FLT थे, और सेट्स SAT। तो सेट्स में से तो ग्रामर का वोकैबलरी का ज़्यादा नहीं पूछा था मैंने, लिटरेचर का ही है वो, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि वोकैबलरी के लिए आपने इनको ही पढ़ना है, ठीक है। मेन चीज़ आपका क्या है कि अब आप जो है ग्रामर में भी आपकी मुश्किल से 2 या 3 कॉपीज मैक्सिमम भरी होंगी, क्योंकि ग्रामर में आपने नोट्स और प्रैक्टिस, तो ग्रामर में जो आपके प्रैक्टिस में जो सी पार्ट है, इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपने देखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन आप देख के कर लें, ठीक है। और हमेशा जब भी आप, एक आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है कि जैसे ही आप इसको पढ़ें, साइकोलॉजिकल पॉइंट है ये, ठीक है। साइकोलॉजी या मॉर्निंग मेडिटेशन जरूर कर लें आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के लिए, मैंने हमेशा कहा है कि जिसने पहले से किया होगा उसको फ़ायदा होगा अभी, अब जिसने पहले से नहीं किया होगा तो अभी भी कर लो,
अच्छी चीज़ को करने में ऐसा तो है नहीं कि अभी नहीं कर सकते, बट पॉइंट ये है कि पहले से करने का ज़्यादा फायदा होता है ध्यान योग। तो ये आपको बहुत समय पहले से बता दिया था मैंने। इवनिंग में आपने क्लीनिंग की टेक्निक होती है जिसमें क्या है कि हमारी जितने भी जो हमारी मेंटल क्या होते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं उनको भी क्लियर किया जाता है और अपनी विल पावर का यूज़ किया जाता है। इसमें विल पावर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको बार बार अपनी वीकनेसेस समझ में आ रही होंगी, तो उन वीकनेसेस को क्या करें आप सिंपली आप उन वीकनेसेस का जो सॉल्यूशन है उसको देखें। जैसे मान लो आपको वीकनेस लग रही है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी आपने नोट्स बनाए उनको देख लें और लास्ट में आंख बंद करके अपने आप को ये इंश्योर करें कि ये मैंने अब अच्छे से कर लिया और मेरा कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। एफर्मेशन कहते हैं इसको, ठीक है। एफर्मेशन में भी हमेशा आपकी विल पावर का यूज़ होता है, ठीक है। बट विल पावर उसी की डेवलप होती है जिसने क्या है एक सस्टेन्ड लेवल पे मेहनत करी है। तो इसलिए मैं पहले से ही कहता रहा था कि आप अगर लंबी मेहनत करेंगे तो आपको ये दौर भी आराम से निकल जाए। बट अगर आपने उस समय की मेहनत नहीं करी है, अभी पुश कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा स्ट्रेस या एंग्जाइटी बन ही जाती है, ठीक है। तो इस अभी भी काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो दिल से इस बात को जानते होंगे कि हाँ हमने जितना पढ़ना चाहते थे उतना नहीं पढ़ा। तो ये मौका है कि आज से कम हम लर्निंग ले लें कि अगला अगर हम कोई भी टेस्ट तैयार करें, कोई भी पेपर तैयार करें एलटी लेक्चरर का या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो हम उसके लिए लास्ट मिनट में रश नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो एटलीस्ट ये लेसन अगले बार के लिए लें। तो ये होता है। और लास्ट में प्रेयर का तो यार वैल्यू बहुत ही है। तो बेड टाइम प्रेयर है, हार्टफुलनेस की, ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा या फिर आप लोग सोल्स करके एक ग्रुप है मेडिटेशन का हमारा, तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। रमेश सर से लिंक ले लेंगे उसका, वहाँ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये बेड टाइम प्रेयर है, तो ये तीनों चीज़ें आप करें, ठीक है। एटलीस्ट आया कि एफर्मेशंस, ठीक है। एफर्मेशंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है, आपको दिमाग में बार बार एक कोना कह रहा है कि नहीं याद नहीं हो रहा मुझे, कैसे होगा, बहुत स्ट्रेस बिल्डअप हो गया, तो आप यहाँ पर एक क्लीनिंग की एक टेक्निक जो बताई है, इसका हार्टफुलनेस गाइडेड क्लीनिंग हिंदी करके एक वीडियो है 24 मिनट का, तो उसको ऑडियो की तरह हेडफोन में लगा के सुन लो। आप यूट्यूब में सर्च करो, है ना, हार्टफुलनेस क्लीनिंग, ठीक है, इन हिंदी। तो गाइडेड क्लीनिंग इन हिंदी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। डेली 10 दिन इसको प्रैक्टिस करो। और इसमें ऑन द स्पॉट क्लीनिंग मतलब कि जैसे आपको स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है तो 2 मिनट आंख बंद करो, ये थॉट लो कि जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी जो जो स्ट्रेस का कारण है, मुझे नहीं पता क्या क्या है। कई बार आपको पता नहीं रहता है, आपके अनकॉन्शियस में बहुत सारा स्ट्रेस होता है। तो उसको आप ये सोचोगे कि मेरे सर और जो मेरी पीठ है, ये जो पिछला हिस्सा है मेरा बॉडी का, यहाँ से ये सारा का सारा स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, ठीक है, बाहर निकल रहा है। और ये सारा स्ट्रेस जैसे ही बाहर निकल रहा है, वैसे ही क्या हो रही हूँ मैं, ईजी हो जा रही हूँ, रिलैक्स हो जा रही हूँ। कुछ देर 2-3 मिनट तक इस प्रोसेस को विजुलाइज करना है कि सारा स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ स्मोक मेरे बैक यानी पीठ की ओर से बाहर निकल रहा है। और जैसे जैसे ये हो रहा है आपको हल्कापन लग रहा है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ये ख्याल लेंगे कि सामने सोर्स से एक current of love, current of energy, positive energy is entering into your body through your heart। और आपके हार्ट से वो पूरे सिस्टम में वो एनर्जी कह लो या वो डिवाइन करंट कह लो, तो वो जो है आपके पूरे सोर्स में फैलकर आपको प्योरिटी दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको कहना है, ये आप देख लेना, आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और लास्ट में जरूर क्लीनिंग जब एंड कर दो उससे पहले ये जरूर कि आज मैंने जितनी भी अभी क्लीनिंग करी, भले आप 5 मिनट करो 10 मिनट करो, एंड में ये एफर्मेशन देना है कि जो भी मैंने अभी मेरे अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, इम्प्योरिटीज़ थी, वो सब क्या है परमानेंटली बाहर चली गई हैं और मैं पूरी तरीके से प्योर सिंपल, ठीक है, बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ, ठीक है। ऐसा एफर्मेशन देना है अपने आप को, पूरे दिल से ये मानना है कि ऐसा हो गया है और लास्ट में बहुत धीरे से अपने इस प्रोसेस को क्लोज करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गाइस, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करता है और आपकी अनकॉन्शियस माइंड में जो स्ट्रेस है उसको क्लीन करता है। तो इवनिंग की क्लीनिंग हार्टफुलनेस की एक मास्टरफुल टेक्निक है, जिसको मैं आपको पर्सनली बता चुका हूँ कि पिछले स्ट्रेस होना बहुत ही स्वाभाविक है, बट उसका कोई इम्पैक्ट हम पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता अगर हम इसको करो। तो जब भी आपको स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है इस 10 दिनों में, आप इस टेक्निक को 5 मिनट 10 मिनट यूज़ कर लो। और इवनिंग में करो 24 मिनट का, तो बहुत ही बढ़िया है।
ठीक है। और जब आप इसको करोगे तो मॉर्निंग जैसे ही पढ़ाई शुरू करते हो उससे पहले अपना मेडिटेशन के लिए मैं आपको एक गाइडेड रिलैक्सेशन है, क्योंकि खुद से आप करोगे या अगर प्रैक्टिस में नहीं हो तो मेडिटेशन हो नहीं पाता है तुरंत। तो हार्टफुलनेस गाइडेड रिलैक्सेशन इन हिंदी करके आप देख लोगे, यूट्यूब में मिल जाएगा। वहाँ पर उस वीडियो को चलाओ, आंख बंद करके 7-8 मिनट का है। उसके बाद जितनी देर बैठ सकते हो, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, उतनी देर बैठो। ठीक है। तो ये आपका मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेयर आप सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन से पहले भी पढ़ लो एक बार, मन ही मन में हार्टफुलनेस प्रेयर है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, आपको मिल जाएगी नेट पे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इससे बात करी थी। तो जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो नोट्स में लिटरेचर के कैसे करने हैं नोट्स, ये हो गया आपकी बात। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि अब एमसीक्यूज का रिवीजन कैसे करना है, ये मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एमसीक्यूज बहुत में पढ़े हैं, लास्ट में अगर नोट्स आप फटाफट कंप्लीट कर दो। अब खाली एमसीक्यूज का ही रिवीजन करो 10 डेज में ना, मतलब होपफुली आपके नोट्स का भाई 3 लेवल पे बांट दो, इजी, मॉडरेट, ठीक है, और डिफिकल्ट। ठीक है। अब जो मॉडरेट और डिफिकल्ट वाले हैं इसमें आपको वही करना है कि आपका इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट में के लिए अभी उनको मेमोराइज ही कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आपने इतना कोर्स पढ़ लिया, तो आपको चांस याद रखना है कि जो आपको आता है उसको पढ़ने में, रिवीजन में समय वेस्ट मत करो। ठीक है। इसको नोट कर लो। आप जो जो एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अपने जीवन का जो पूरा अनुभव है वो सब बता रहा हूँ, इसलिए आया हूँ मैं 10 दिन पहले, ताकि आपको, आप वही गलतियाँ कर रहे होगे अभी भी सब, आपको लग रहा होगा कि नहीं यार मैं भूल जाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं है। आप नहीं भूलते, जो ईजी है उसको नहीं भूलते आप तो, लेकिन आपको दिमाग में क्लियर रखना पड़ता है साफ साफ कि ये पोर्शन मुझे याद हो गया, अब ये देखना नहीं है मैंने, ये जब भी आएगा 10 दिन बाद मैं कर ही लूंगी या कर ही लूंगा। लेकिन जहां पर बार बार फंस रहे हो वहां पर भी एग्जाम रेडीनेस, आपकी एग्जाम को लेकर मेंटल रेडीनेस होनी चाहिए। जैसे 26 आ रहा है तो आप 24 को ही रह ले बेहतर हो। मैं डिजिटल अपने आप को सेंसिटिव बनाऊं। ठीक है। मुझे कोई ऐसी इमेज ही नहीं देखनी है जिससे मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाए, कोई ऐसी न्यूज ही नहीं पढ़नी है जिससे मैं फालतू का मेरा जो पढ़ा हुआ है भूल जाऊं। तो आपको क्या करना है, जो इतना लोड है ना इस समय, तो फुल लोड है ना आपके दिमाग में, भाई जितने भी 70-75 ऑथर हैं वो सब डेटा पड़ा हुआ है। तो वो सारी चीज़ों को आपको कंटेन मेंटेन रखना है ना 10 दिन। तो आपने क्या करना है, बार बार मेडिटेट करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। और क्या करना है, अपना जो आपने पढ़ रखा है उसी का रिवीजन, जहाँ पर कमजोरी है उसको लिखना है। और कॉपी में लिखना ज़्यादा जरूरी है कि अपने को लेकर, सेल्फ को लेकर जो भी आप लिखना चाहो वो लिखो। इस समय पढ़ने से ज़्यादा अपने को पढ़ो, अपनी कमियों को देखो, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखो। एग्जाम के लिए रेडी हूँ मैं, जैसे 24 में भगवान से कुछ ना कुछ सौदा करनी हो तो गॉड इज नॉट फॉर सेल। ये लाइन आप लिख लो अपनी कॉपी में। दाजी ने मुझे, हम लोग को एक बार टॉक दी थी, गॉड इज नॉट फॉर सेल, भगवान बिकाऊ नहीं है ना। तो हम भगवान से सौदा, यही दो नियम होते हैं, जो मिला उसको स्वीकार करो और अपनी असफलता को खुद का मानो और अपनी सफलता हमेशा ईश्वर को दो। बहुत पुराना फिजिकल हेल्थ है ना। अब आप पता चला आपने फैट गेन कर लिया या आप बहुत पतले हो गए, वो नहीं चलेगा। ठीक है। वॉक आप करते रहें, बहुत ज़रूरी है टीचिंग प्रोफेशन में ना, क्योंकि बैठे रहने का काम है। आप स्विफ्ट वॉक कम से कम करें। आपको पता है 10-10 किलोमीटर्स की वॉक रिकमेंडेड है, जैसी हमारी लाइफस्टाइल है। एटलीस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स तो कम से कम चलें आप वॉक, स्विफ्ट वॉक, जूता पहने और चल दें। ठीक है। और उसके बाद दूसरा, मेंटल हेल्थ के लिए मैंने आपको मेडिटेशन बता ही दिया, उसमें भी 3 मैंने आपको तरीके बता दिए। ठीक है। मेडिटेशन, क्लीनिंग और प्रेयर। और फिर तीसरा है आपका स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में मैंने आपको बता ही दिया कि स्पिरिचुअल में आपको एक्सेप्टेंस करना है भाई। एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रहा है अभी, अभी भी यही लग रहा है कि सर मेरा होगा नहीं होगा, सर क्या होगा, भगवान मेरे साथ है नहीं है। सारी चीज़ें छोड़ दो यार, जो भी है उसकी रजा में ही मजा है, उसकी रजा में ही मजा है। ठीक है। वो जैसे हमें रखेगा हम वैसे रख लेंगे। ठीक है। वही बात है कि जही विधि रखे राम तेही विधि रही है। ठीक है। जैसे हमारे राम हमें रखेंगे वैसे ही रह लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत कम करेंगे। मैं फिर बता दूं, मेहनत तो आपको ऐसी करनी है कि मैंने बताया कि कमर तोड़ मेहनत, लेकिन मेहनत के बाद जो रिजल्ट है उस पर आपको सोचना नहीं है। आपने तो कर लिया, एग्जाम हॉल से आप दे के आ गए गोले भर के, अब आपका योर वर्क इज डन। अब आप ये सोचें मेरा होगा नहीं होगा, उस पर एल टी इंग्लिश का जोरदार वाला एक फ्रेश बैच शुरू कर रहा हूँ अगस्त फर्स्ट वीक से। तो आप में से जो साथी हैं जिनको लगता है कि नहीं यार इस बार थोड़ी कसक रह गई है, जुड़े मेरे साथ, एल टी इंग्लिश में जुड़े। ठीक है। बढ़िया से एक लंबा सा बैच पढ़ा रहा हूँ, उसमें हर चीज़ को समझाते हुए और हर चीज़ बिल्कुल बढ़िया से करते हुए। तो जब मैंने अपने 8 से 9 महीने लॉक कर दिए तो आप भी मेरे साथ बढ़े। ठीक है। तो अपनी
एक नई तैयारी शुरू करें। तो ये जहां तक की ये लड़ाई है, इसको पूरा फुल लड़ना है, उसके बाद पॉज लेना है 1 हफ्ते का, एंड देन कम बैक टू द एक्शन, अपना फिर से वही लाइन एंड जिसे कहते हैं लेंथ पे पकड़ लेना है, ठीक है, रिदम अपनी छोड़नी नहीं, खुशी के साथ। जो है तो है भाई, उसमें क्या कंप्लेन करें, आप मुझे बताएं ना, क्या कंप्लेन करें? जो पहले की मेहनत है, जो उतने समय से कई बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अब हमने बाद में मेहनत करी और हमें लग रहा है कि हमें मिल जाए, कैसे होगा ऐसा संभव? पॉसिबल नहीं है। एक लिमिटेड सीट है, इंडिया में कंपटीशन वैसे इतना इंटेंस है, आप नहीं करेंगे तो कोई अगला पकड़ के चल देगा उसको। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि आपको लंबी लड़ाई करने के लिए लंबा पढ़ना पड़ता है, और जिन बच्चों ने लंबा पढ़ा है उनके लिए 10 दिन बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। आप कहीं से भी आप वहां से स्टार्ट करें, पहले तो आप अच्छे से 5 मिनट्स, कोई आपको इतना कोई जल्दीबाजी किसी में भी नहीं है, 5 मिनट के लिए आप क्वेश्चन पेपर को रीड करें, है ना। जो है जिसे हम कह सकते हैं कि दो तरीके की रीडिंग होती है, एक होती है इंटेंसिव रीडिंग, एक होती है एक्सटेंसिव। तो आप एक तरीके से जिसे कहते हैं ना स्किमिंग एंड स्कैनिंग, स्किम द पेपर, ठीक है, स्किम द क्वेश्चन पेपर को एक स्किम कर लें, आप फटाफट देख लें, अच्छा किस लेवल का पेपर है, मॉडरेट है, इजी है, ठीक है, या डिफिकल्ट है। जनरली पेपर मॉडरेट आ रहा है, इजी भी नहीं आ रहा है और डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पेपर को स्किम करा। अब मैंने आपको बता दिया कि आपने टारगेट मन में रखना है। कई बच्चे फिर से पूछ रहे हैं सर ग्रामर में कितना करें और लिटरेचर में कितना। तो ग्रामर में मैंने आपको बताया है कि ग्रामर में आपको कितना करना है भाई। ग्रामर में जनरल के लिए बता दे रहा हूँ, जो हमारे बाकी की कैटेगरी है वो उससे 5 या 10 नीचे कर लेंगे। तो जनरल में मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सोच के बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 125 से 135 के बीच में अटेम्प्ट कर लेंगे ग्रामर में, 125 से 135, ठीक है। ये ग्रामर में जनरल, इसका फोटो बना के आपने, ठीक है। लिटरेचर में जनरल में बता रहा हूँ, अब जैसे इसमें फिर जनरल है तो कैटेगरी वाले जो हैं वो 120 से 130 कर लेंगे, या 115 से, मान लो SC ST वाले हैं वो 115 से 125 कर लेंगे, समझ आ रही बात। OBC वाले 120 से 130 कर लेंगे, तो मतलब 5 to 10 प्लस माइनस है। अब लिटरेचर में मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव लेके इसमें चलना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपने कम करना है, क्योंकि ज़्यादा जब क्वेश्चंस होते हैं तो हमारे गलत भी उतने होते हैं। तो लिटरेचर में आप ये मान लो कि आपको 120 से 130, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 120 से 130 मैक्सिमम है। ईजी में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस ही नहीं आए, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम बहुत ईजी आ गए, है ना, अनसीन पैसेज ईजी है, तो वहां पर आप बढ़ा देना इसको। इजी में आप कर लेना 130 से 140, 10 तो फिर भी यार इतना, आयोग का पेपर है, ऐसा नहीं है कि आप सभी कुछ करके आ जाओ। 10 क्वेश्चन तो जबरदस्ती छेड़ने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि 0.25 नेगेटिव भी है। और इजी में लिटरेचर में वही आप फिर थोड़ा सा बढ़ जाओगे 120 से 130 से, हाँ वही 125 से 5 इसमें बढ़ जाओगे, 125 से 135 चल दोगे, ठीक है। तो ये जो है आपका आंकड़ा निकल कर आ रहा है। अब इसको आप नोट कर लो, बिल्कुल अपने दिमाग में छाप के चले जाओ। ग्रामर में 120 से 130 कर लो, ठीक है, डिफिकल्ट में, हाँ। और लिटरेचर में आप 110 से 120 कर लोगे। काफ़ी सालों की रिसर्च, काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स को बनाने के बाद ये सारा ट्रिक निकल कर आया, ठीक है। और तैयारी किसी के लिए भी कर सकते हैं, डिफिकल्ट भी हो सकता है। मान लो डिफिकल्ट कैसे होगा, पोस्ट मॉडर्निज्म डाल दिया, ठीक है, आपका एग्जिस्टेंशलिज्म डाल दिया, ठीक है, और इंटरटेक्चुअलिटी के 5-6 क्वेश्चन डाल दिए, तो डिफिकल्ट हो जाएगा पेपर यार, होगा कि नहीं। और ऐसी ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत टफ क्वेश्चन डाल दिए, तो वहां पर बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो ये 5 मिनट है ना स्टार्टिंग के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे। इसी में जज कर लोगे आप पेपर का एक मोटा मोटा लेवल कैसा है। जो मुझे लगता है कि इंग्लिश में हमारी 230 तो जाएगी जाएगी यार, जनरल में ना, हाँ 230 तक जाएगी ये। में आपको 115 करने ही करने, या 120 यहाँ निकाल लो आप, 120 यहाँ निकाल लो, और आप जो है लिटरेचर में 110 निकाल लो। बट आप सेफ नहीं कहोगे इसको ना 230, मेरे हिसाब से 230 ये है कि मतलब कट ऑफ जा सकती है ना, मतलब एक वो है। अगर 80%, यानी कि 300 का 80% कितना हो गया, 40, तो 240 के ऊपर अगर आप हैं तो आप सेफ हो जाएंगे। बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो, पेपर डिफिकल्ट कितना था, बच्चों का कैसा हुआ, उसके बाद फिर एक अंदाजा और लगा लेंगे हम, ठीक है। कि सर ज़्यादा छोड़ दूँ या ज़्यादा कर लूँ, तो आप छोड़, मतलब छोड़ के कम आना, समझ गए मेरी बात।
क्योंकि आपका 0.25 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कटने में भी ना, तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको। आप समझ रहे हो? अगर ये 1/3 होता तो छोड़ के थोड़ा ज़्यादा आने के लिए कहता हूँ। हाँ, तो इसको सोचना नहीं है। अब मेरा तो काम है आप लोगों को वैसे बताना ना, वही है कि अभी क्या बताया मोहम्मद भाई कि इसको सोच के स्ट्रेस नहीं लेना है। एफर्मेशन यही देना है कि यार मैं अपना बेस्ट करने जा रहा हूँ, ये टारगेट सर ने बताया, आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट, ठीक है। बट मैं आपको एक, क्योंकि हमारे कोर्स में ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने पढ़ा होगा और जो 240 भी अटेम्प्ट करेंगे वहाँ, ठीक है, ऐसे होंगे कई बच्चे ऐसे। अगर आप मॉक टेस्ट में देखो तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बच्चों का, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि वही बात आ जाती है लास्ट में, फिर जितना हमने लंबे समय से मेहनत करी है वही काम आती है। मैंने बार बार बताया है कि वो लास्ट के 15 दिन ज़्यादा तेज भाग जाने से कभी कोई मैराथन रनर नहीं बनता है। मैराथन तो भैया एक लंबी लड़ाई थी जो पूरे 1-1.5 साल से हर बच्चा बड़े साइलेंटली बड़ी मेहनत से लड़ रहा था, ठीक है। तो वो लड़ाई का अब कल्मिनेशन है, उसका फ्रूटेशन है, उसका अब अंतिम पड़ाव पर है वो मैराथन, ठीक है। मैराथन में हमेशा याद रखना कि जीतता वही है जिसका स्टेमिना होता है, ठीक है। वो नहीं जीतता जो, लिखो कॉपी में, प्रे करो ऊपर वाले से और छोड़ दो उनके हाथ में। वही है EMD, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट में क्लासिफाई कर लो। इजी क्वेश्चन उनके आंसर्स को टिक कर लो, ठीक है। मॉडरेट वालों पे आपको क्या होगा कि जैसे मान लो 2 में डाउट होगा तो उसको मैंने लिख दिया है कि डाउट होगा जैसे A और B में, ठीक है, इस तरीके से डाउट होगा। और डिफिकल्ट वाला तो आपको बिल्कुल ही बाउंस कर जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इजी वालों को शुरू के 3 घंटे हैं आपके पास, तो इजी वालों का आपने आराम से 1 से 1.5 घंटे में पूरे 150 में से इजी क्वेश्चंस को करा और उसके बाद उसको क्रॉस वेरीफाई करके उसको आपने टिक कर दिया या उसको जो है आपने भर दिया, ठीक है। टिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि यू हैव फिल द सर्कल्स, आपने सर्कल को भर दिया, यानी कि OMR में अटेम्प्ट कर दिया इजी वाला, ठीक है। मतलब चाहें तो आपको जहां से इजी लग रहा है, जैसे आपको मान लो 12वां क्वेश्चन सबसे इजी लग रहा है, आपने स्किम करा, आपने एक बार मोटा मोटा देख लिया, आपको लगा ठीक है 12वां क्वेश्चन मेरे लिए सबसे इजी है, इसके बाद आपने उसी में देख लिया कि 12, 13, 14 ये मुझे आते हैं, तो आपने उस वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वहीं से उस लड़ी से अपने उस पेपर को उठाया, आप समझ रहे, और अपना एक ओपिनियन बना दिया, ठीक है। ओपिनियन क्या बनाया कि पेपर इजी है, मॉडरेट है कि डिफिकल्ट है, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने जो इजी वाले क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व द इजी क्वेश्चंस, उनको सॉल्व कर लिया, ठीक है। सॉल्व द इजी क्वेश्चंस एंड ऑड वन आउट, और ऑड वन आउट कर लिया आपने मॉडरेट वालों को, ठीक है। मॉडरेट वालों को क्या कर लिया, ऑड वन आउट कर लिया, ठीक है। एंड ठीक है, लीव द डिफिकल्ट, आपने जो डिफिकल्ट वाले थे उनमें कोई अटेम्प्ट नहीं किया, और ये सब आपने कहाँ पे किया, रफ में सॉल्व करना है आपने। मेरे ख्याल से 1.5 आवर्स में कर लेंगे, 1.5 घंटे में ना, 3 घंटे का 3 आवर्स का समय है आपके पास, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है भाई, तीसरे लेवल पे, ठीक है, फिल द इजी वंस, फिल द इजी सर्कल्स, ठीक है। उसको आपने बड़ा केयरफुली भरना है कि इसका, ये हमेशा याद रखो, गेम चेंजर जो होता है, मैं हमेशा याद रखना, गेम चेंजर वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपने आपने पढ़ा भी है, आपने रिवीजन भी किया है, बट वहां पर जाके क्वेश्चन फंस गया, तो जो सक्सेसफुल की तरफ ले गए सही वाले में, तो आपका मेरिट है। और इधर ज्यादा निकल गया आपके गलत में, तो आपका मेरिट से आउट हो, मानते हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेम चेंजर्स जो है आपके डाउट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ना इजी वाले होते हैं ना डिफिकल्ट, क्योंकि डिफिकल्ट वैसे के साथ जाना, लॉजिक के साथ नहीं, क्योंकि लॉजिक आपका पढ़ा हुआ है और हार्ट आपका इंट्यूशन है, और आपको पता है ए बी में से कुछ भी हो सकता है, तो आप, और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि आप छोड़ के आओगे तो भी सही नहीं है। तो डाउटफुल वाले में अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो गो विद द आंसर विच हैज इंट्यूशन। ये अपने जीवन का 15 साल का अनुभव बता रहा हूँ, 15 साल का। डिफिकल्ट वालों की काउंटिंग कर लो, काउंटिंग करके उनमें मतलब देख लो कि कितने हैं, 20-25 हो रहे हैं और उतने ही छोड़ने हैं तो उनको छोड़ के आ जाओ। पैसेज आपका होता है मॉडरेट वाले में जाता है, अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो मॉडरेट में जाएगा। तो पैसेज वही करना है आपको, जैसे जब आपका कहते हैं ना दिमाग की दरारें जब गर्म हो जाते हैं, थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है, आफ्टर 1.5 आवर्स आप कर लोगे, बिल्कुल बीचों बीच में करना है, ठीक है। जब आप वो आफ्टर 1.5 आवर्स जब आप इजी बात करने में क्या है, ये टाइम ज्यादा खा देता है और आपको प्रेशर ट्रिगर हो जाता है, अरे यार मेरे को बाकी के क्वेश्चंस में आप मेरे तेजी में अटेम्प्ट करते हो,
और याद रखना, अगर माइंड वहाँ पर थोड़ा सा भी अनस्टेबल हो गया, कोई भी ऐसा थॉट आ गया, अरे यार ये तो पेपर डिफिकल्ट आ गया, मेरे से नहीं होगा, या अरे मेरा टाइम ज़्यादा किल हो गया, ऐसे थॉट्स आपका पेपर पूरा ले जाएंगे। तो आपको बहुत ही कूल काम कंपोज बनना है। पेपर के दौरान मैंने बच्चों को बताया था, ऑफलाइन में भी फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन में भी आप लोगों को भी, कि पहले तो पेपर मिलने से पहले एक बार जरूर दिल से दुआ, दिल से प्रार्थना करें, अपने आप को अपने हार्ट पे सेंटर कर लें, और ये जरूर बोलें कि whatever I am going to attempt, it's going to help me in securing my position. And I pray to Almighty that please, whatever you think to be the best, give that to me. ठीक है। और उसके बाद दूसरा, एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे में आप ब्रेक लें। एक एक दो दो मिनट का ब्रेक आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। ज़्यादातर बच्चे क्या है, वो ब्रेक नहीं लेते हैं, 3 घंटा पूरा बर्न आउट हो जाएंगे, और आपको फिर 3 घंटे का एक पेपर और है तगड़ा लिटरेचर का, तो आप पेपर के बीच में ब्रेक थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि टेकिंग अ मीनिंगफुल पॉज, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं कहा जाता है। अब 10 मिनट बचे हैं, आप पैसेज अटेम्प्ट कर रहे हो, तो क्या फायदा यार, स्कोरिंग था वो बीचों बीच में करना है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपके सारे आंसर कर ही दिया, है ना। मेनली आपको गेम खेलना है डाउटफुल क्वेश्चंस पे, जहां पर आपका गेम फंस रहा है वो डाउटफुल है, वो जितने आपके सही हो गए उतना आपका जो है सक्सेस में है, जितने गलत हो गए उतना आपका थोड़ा सा चांस कम हो जाएगा। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए।